तो 1949 का तो आपने जानते ही हो कि 1949 में जो चाइना रिपब्लिक बना, भारत 1947 में आजाद हुए। और उससे पहले जब कुछ कि इस टॉपिक में अपनी बुक के थ्रू पढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कौन कौन सी समस्याएं भारत और चाइना के बीच में और उनको सुलझाने के क्या क्या प्रयास किए गए, ताकि शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपको समझ में आ जाए। लंबी कहानी को बुक से पढ़ लेना, लेकिन शॉर्ट एंड क्रिस्प में जान लीजिए चाइना और भारत के बीच में क्या क्या समस्याएं हैं और उनको किस तरह से हम आगे बढ़े उनको सॉल्यूशन करने का है। तो पहली समस्या तो 1962 के अंदर भारत के ऊपर चाइना की तरफ से आक्रमण कर दिया, आप जानते हो। उसके डिटेल्स में भी बात करेंगे, उस आक्रमण किन परिस्थितियों में किया और उसका भारत के ऊपर असर क्या पड़ा, ठीक है ना। और दूसरी है जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन है, ठीक है ना। अक्साई चीन के जो हिस्से के ऊपर चाइना ने कब्जा किया हुआ है, जो कि भारत की टेरिटरी है, भारत का क्षेत्र है। सिमिलरली जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश एक स्टेट है भारत का पूर्व के अंदर, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है और भारत के एक अटूट हिस्सा है, लेकिन चाइना उसको भारत का हिस्सा नहीं मानता है। तो इन दो मुद्दों को लेकर भारत और चाइना के बीच में मनमुटाव है। तो पहला हो गया 1962 की वार, उसके बाद में हो गया अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। अब आप अभी भी करंट में देख रहे हो गलवान वैली के अंदर भी कुछ चल रहा है विवाद, जो है बेसिकली स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे जो आक्रमण के लिहाज से इंपॉर्टेंट जगह होती है उसके ऊपर चाइना कब्जा करना चाहता है, लद्दाख के रीजन में और गलवान वैली के अंदर, ठीक है ना। फिर तिब्बत का मसला है। तिब्बत चाइना का कभी इतिहास उठा के देखेंगे तो तिब्बत चाइना का हिस्सा रहा है, ठीक है ना। हिस्सा रहने का मतलब यह है कि जब एम्पायरिकल स्टेट थे उस टाइम में तिब्बत के ऊपर चाइना का शासन था, ठीक है ना। तो बाद में अभी जब 1950 के अंदर फिर दोबारा से तिब्बत एक बीच में इंडिपेंडेंट टेरिटरी था और 1950 में फिर चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। अब भारत का इससे क्या संबंध है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। भाई तिब्बत पे कब्जा किया चाइना ने, तो भारत को क्या परेशानी हो सकती है इसको भी हम समझेंगे, ठीक है ना। तीन हो गया चीन और भारत का आक्रमण 1962, उसके बाद में जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की समस्या जो आपको हम डिटेल्स में बताने वाले हैं, जिसके ऊपर अपना अधिकार जमाता है चाइना। तिब्बत के बारे में कहा कि तिब्बत ने पर 1950 में कब्जा कर लिया, हमको क्या समस्याएं हो रही है उससे। और तिब्बत के अंदर जो एक जो लोग रहते हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, जो जो बौद्ध को मानने वाले हैं, आपने देखा होगा वो एक गेरुए रंग का जो यहाँ चद्दर डाल के रखते हैं, धोती बांधते हैं। तो भारत ने क्या किया हुआ है, तिब्बत के जो दलाई लामा बोलते हैं उनको, और ये लोग चाहते हैं कि तिब्बत आजाद हो, इनका खुद का शासन हो। और भारत ने उन लोगों को अपने यहाँ पे शरण दे के रखी है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कई और जगह के ऊपर शरण दे रखी है। तो चाइना इस बात से काफी नाराज है। चाइना जिनके ऊपर शासन करना चाह रहा है, जिनके शासन से बाहर निकाला, और भारत ने उनको शरण दे के रखी है। तो चाइना इस बात से काफी खपा है भारत के साथ। तो ये तो मेन समस्या है। दूसरा है कि जब जब भारत परमाणु हथियार की तरफ बढ़ता है, परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है, तो भी चाइना को दिक्कत होती है। और इसी के साथ में एक और दिक्कत है, जो बार बार जो है पाकिस्तान का सपोर्ट लेता है, ठीक है ना। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा ही दिखाई देता है। जब भी अब अंतरराष्ट्रीय कभी मंच के ऊपर बातचीत होती है तो चाइना हमेशा पाकिस्तान का साथ देता है। और बहुत सारे आतंकवादी गुट है जो जम्मू कश्मीर के अंदर, भारत के जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, जो आतंकवादी गतिविधियों को जो मतलब अमली जामा पहना रहे हैं। और वो जो आतंकवादी गुट हैं, पाकिस्तान की तरफ से उनको पैसा मिलता है, उनको हथियार मिलता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब चाइना का क्या कनेक्शन है इसमें, चाइना के संबंध में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि चाइना इन आतंकवादी जो गुट हैं इनको कहते हैं कि पैसा भी मुहैया कराता है,
और जब हम इन आतंकवादी गुटों को इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन में, तो चाइना हमारे इस जो प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को जो है अपनी वीटो का इस्तेमाल करते हुए उसको पास नहीं होने देता। ठीक है, तो क्या क्या समस्या है, 5-6 समस्याएं आपने गिन ली। 1962 की वार हो गई भारत और चाइना के बीच में, उसके बाद जम्मू कश्मीर में गलवान वैली, लद्दाख और अक्साई चीन का जो हिस्सा है उसको लेकर है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर है। फिर नेक्स्ट हो जाता है आपका जो दलाई लामा वाली समस्या, तिब्बत के ऊपर कब्जा किए हुए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट होता है पाकिस्तान के आतंकवादी जो गुट हैं उनको भारत चाहता है कि यूनाइटेड नेशंस से उनको डिक्लेयर करा दिया जाए कि जो पाकिस्तान के जो हिजबुल मुजाहिदीन हैं और कई सारे लश्कर तैयबा है, तो इनको अगर अंतरराष्ट्रीय संस्था अगर डिक्लेयर कर देती है तो इनका पैसा पानी सब कुछ, मतलब हुक्का पानी बंद हो जाएगा, जो सिंपल भाषा में बात करते हैं। तो इस तरह से उनकी अपने आप कमर टूट जाएगी। लेकिन चाइना हमेशा पाकिस्तान की मदद करता रहा इन्होंने। तो यहां तक समझ में आ गया? अरे क्लियर हो गया सभी 15 के 15 बच्चों को? जल्दी से बताया करो तुम लोग, क्या क्या समस्याएं हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। इन समस्याओं के बारे में हमने बात की, ठीक है ना। अब ये समस्याएं तो है, अब इन समस्याओं को सुलझाने की तरफ क्या क्या कोशिश की गई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 15 में से 6 बच्चों को समझ में आया। तेरा बेटा ऐसे ही चलेगा गौरव, तू आ रहा है ना स्कूल में, तू ये होगो और यही सब लिखता जा, तुम्हें हम संभालने वाले हैं। स्कूल में हम बताएंगे तेरे को ये होगो क्या होता है, ये मैं आपको स्कूल में बताने वाला हूं। तुम्हारा जो बिहेवियर है ना एकदम 3rd क्लास में जा चुका है। तो क्या क्या प्रयास हुए शुरू में, जब भारत और चीन आपस में उनके 20वीं सदी के अंदर आजाद होने के बाद, भारत के आजाद होने के, हमने कोशिश की दोनों के संबंध अच्छे बन जाए। इस दिशा में कोशिश हुआ भारत की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी। बेसिकली एक पंचशील के बारे में आपने सुना होगा, पंचशील सिद्धांत। वो क्या कहता है कि यही है, आप उसका मोटा मोटा समझ के रखिए कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि भारत अपना काम करे, पाकिस्तान चाइना अपना काम करे, एक दूसरे के इंटरफेयर ना करे मामलों में। तो ये पंचशील समझौता हुआ था जैसे ही दोनों देश आजाद हो गए, अच्छे मतलब दोस्ती के साथ में दोनों बात कर रहे थे, बढ़ रहे थे आगे, ठीक है। फिर 1981 में जो सीमा का विवाद है उसको सुलझाने के लिए में कोशिश हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए गए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मतलब यह है दोनों देशों के बीच में विश्वास बहाल हो इस तरह का। वो क्या हो सकता है कि भाई हथियारों का इस्तेमाल जो है, हमारे जो सैनिक है बॉर्डर पे एक साथ पेट्रोलिंग करते हैं, चाइना और पाकिस्तान का, चाइना और भारत का बॉर्डर है एक ही है, तो एक साथ में वो घूमते हैं अपने सीमा की रक्षा करने के लिए। कभी कभी उनमें क्या है छुटपुट घटनाएं होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि जो बॉर्डर है वो कोई एक डिमार्केटेड लाइन तो नहीं है, ठीक है ना, कोई दीवार तो नहीं खड़ी हुई है। तो इसको लेकर थोड़ा बहुत जंगल के अंदर, पहाड़ों के अंदर ये बिल्कुल एक मतलब स्पष्ट नहीं है बॉर्डर। तो कभी चाइना हमारे हिस्से के ऊपर अपना अधिकार जमाता है, चाइना के सैनिक, कभी हमारे सैनिक बोलते हैं, तो इनको लेकर विवाद हो सकता है। लेकिन हमने बात की कि भाई ठीक है विवाद होगा, लेकिन हम गोलियां नहीं चलाएंगे, गोलियां ना चला के आपस में बातचीत से सुलझाएंगे, विश्वास बहाल करने के तरीके ढूंढेंगे, ठीक है। ये बातचीत हुई 1981 में। और फिर 1988 में ये जो पीरियड है ना, 1962 का युद्ध और उससे 1981 तक कोई संबंध ही नहीं रहे भारत और चाइना के, एकदम संबंध खत्म, ठीक है ना। आक्रमण कर दिया देश के ऊपर, भारत ने भी अपनी तैयारी करनी शुरू कर दी कि आगे दोबारा से ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि भारत को ये बात एहसास हो गया, जो हिंदी चाइनी भाई भाई का जो नारा था, उन्होंने सोचा कि जवाहरलाल नेहरू की ये महा सबसे बड़ी एक गलती है, एक बहुत बड़ा ब्लेंडर है कि उसने चाइना के ऊपर बहुत इतना बड़ा विश्वास कर लिया और भारत के सैनिकों को आधुनिक हथियार नहीं पहुंचाए, उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई और
वहां पर इनफैक्ट जो चाइना के साथ बॉर्डर है उस पे सैनिक ना होते हुए हमने पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेज दिया और अचानक आक्रमण हो गया, तो उससे काफी लॉस हुआ 1962 की वार के अंदर। मतलब वो जहां तक चाहे भारत में घुस गए, जहां तक वो घुसना चाहते थे, और फिर अपने आप वापस चले गए। जहां तक आना चाहते थे कब्जा किया उन्होंने। उस टाइम नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका है वहां पर, वहां अपनी मर्जी से आए और जहां तक कब्जा करना था करना कर दिया और बाकी को छोड़ दिया। ऐसे ही लद्दाख के अंदर में अक्साई चीन उनके पास में आ गया। 1988 1981 के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, दोनों देशों के बीच में विश्वास बहाल करने के तरीके। 1988 के अंदर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी वहां पर जाते हैं, ठीक है, कहां पर, चाइना जाते हैं, बीजिंग में मुलाकात होती है। उसके बाद में वहां के जो राष्ट्रपति है वो भारत में आते हैं। इस तरह से दोनों देशों के बीच में, चाहे डिप्लोमेटिकली सोचो, डिप्लोमेटिक की बात करते हैं, मतलब ऑफिसर्स रिलेशन, ऑफिसर्स लेवल के ऊपर बातचीत चली। फिर सैनिकों के बीच में कमांडर, मिलिट्री कमांडर टू कमांडर बातचीत चली, और नेताओं के बीच में, बिटवीन द लीडर्स ऑफ दो कंट्री, दोनों देशों के नेताओं के बीच में बातचीत चलती रही, ठीक है। और उसके बाद में हम ये बात हमने स्वीकार कर ली कि रियलिटी ये है कि कुछ मुद्दे हैं भारत और चाइना के बीच में। अब उन मुद्दों का ये भी सच है कि एक दिन में हल नहीं निकल सकता। तो फिर क्या हो सकता है कि भाई दोनों पड़ोसी हैं, एकदम बॉर्डर मिल रहे हैं, तो क्यों ना उन मुद्दों को एक तरफ रखते हैं, जैसे जब सुलझेंगे उनकी तरफ कोशिश करते हैं, और अपने साथ में एटलीस्ट हम पड़ोस में रहते हुए, ठीक है ना, तो पड़ोस में दुश्मनी ठीक नहीं है, दोनों को समझ में आ गई ये बात। और जो नेता उस टाइम के थे अब वो बदल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ चाइना की, जो चाइना के जो माओ जेदांग से रिलेटेड जिस तरह की उनकी विचारधारा थी, वो नेता बदल गए, तो उनकी तरफ से भी चेंजेस आया, हमारे यहाँ भी कुछ बदलाव आए। और फिर उसके बाद में सोचा कि एक तरफ रखते हैं, और भाई हमको सरवाइव करने हैं, तो व्यापार हम दोनों देशों के बीच में, दोनों बहुत ही महाशक्ति के रूप में उभर के आने वाले हैं, तो दोनों देशों के बीच में व्यापार होना चाहिए। और उस व्यापार का अभी देखो 2019 तक की बात करें तो भारत और चाइना के बीच में जितना व्यापार होता था विश्व के किसी देश के साथ में नहीं होता। मैं बात कर रहा हूं 2019 तक की बात कर रहा हूं। 2020 में कोरोना का पीरियड आ गया, तो उसमें भी हमारा अच्छा खासा व्यापार हुआ। ये बातें अलग है कि बाहर जो है ये फलानी जो ऐप है चाइना की उसको खत्म कर दो, डिग्री कर दो, खिलौना मत खरीदो, ये सब ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे चलने वाली बातें। हकीकत ये है कि हमारा व्यापार इस पीरियड में भी 1920 के ड्यूरेशन में भी हमारा चाइना के साथ में व्यापार चलता रहा, ठीक है ना। और अब 1921 की बात करें तो 1921 के जो दो पहला जो इनको बोलते हैं, मतलब महीने के अंदर क्वार्टर की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल क्वार्टर जो है अप्रैल मई जून को लेते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा व्यापार हुआ है, ठीक है। तो ये तो आप एक मोटे रूप से समझ सकते हो भारत और चाइना के रिलेशंस को। अब हम अपने बुक से पढ़ लेते हैं, और बुक से पढ़ने के बाद में और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब आप सभी बच्चे, जिसमें से देखो, मैं ये शुभ नहीं लगता है कि मैं हर एक बच्चे का नाम लूं क्लास में, और जिन जिन बच्चों का फीस नहीं भरा गया, ये तो आपको पता है कि हर महीने फीस भरी जानी होती है, और उसकी एक डेट होती है कहीं भी किसी भी स्कूल में, पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक। तो जब क्लास का टाइम आपका ठीक है, क्लास सही समय पे होती है, सारे टीचर्स लेते हैं, ठीक है ना, स्कूल की, अब ये देखो ना, अभी नेटवर्क इशू होना शुरू हो जाता है। नेटवर्क जिसका भी इशू होता है मैं नोट करता जाऊंगा, ठीक है ना, सारी चीजें नोट हो रही हैं। तो अगर आप सब कुछ, स्कूल आपको हर चीज दे रहा है, और फिर आप, मुझे पता है, मैं ये भी जानता हूं बेटा कि हमें से कुछ, हमारे परिवार है क्लास 12, और इसमें से कुछ को मार पड़ी इस कोरोना पीरियड में, वो नहीं संभल पाए, तो उनका भी मुझे पता है, क्योंकि हर एक के पेरेंट्स से बात होती है और हर एक का कंडीशन हम जान पाते हैं। तो उन सबको छोड़ के बाकी जो हैं जिनको फीस भरी जानी है,
और वो अपनी तरफ से अपने पेरेंट्स को कन्वे करें इन चीजों को, ठीक है ना। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरे क्लास में इतने अच्छे बच्चे हैं इस मायने में, वो अपनी डिग्निटी को बना के रखते हैं, और मतलब कहना नहीं पड़ता, कहने से पहले फीस डिपॉजिट हो जाती है। हर हर महीने यही रहा है, अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है। शायद ही किसी क्लास में हो, ऐसे बच्चे भी हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जिस दिन कन्वे किया उसके आधा घंटे के अंदर में फीस डिपॉजिट हो जाती है ऑनलाइन, और मेरे को वापस स्क्रीनशॉट भेज देते हैं कि सर हमने डिपॉजिट कर दी। तो जब आपका अपने स्कूल के प्रति भी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूं जिन जिन का है, जो आप सब समझ रहे हो, जिनको हमने बात करनी चाहिए, पेरेंट्स से बात की है, जिनको कॉल, आपको पता है, आप जानते हो कि किस किस के पेरेंट्स कॉल नहीं उठाते हैं। सब मुझे तो पता ही है, मैं कॉल करता रहता हूँ। और जिनके पेरेंट्स नहीं उठाते हैं, जिन्होंने खुद ने अपना ब्लॉक किया हुआ है, एक दो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने खुद भी ब्लॉक किया हुआ था, और मैं जैसे तैसे उनके पास पहुंचा हूं अभी। नाम लेना ठीक नहीं, किसी चौथे फोन से, मतलब 3 फोन मेरे ब्लॉक हैं, और 2-3 बच्चे हैं इस क्लास में, 3 फोन ब्लॉक करके रखे हुए। फिर मैंने किसी फोर्थ किसी के यहाँ फोन जाके किया, तब जाके वो मिले हैं। तो ये सब अच्छी बातें नहीं है। अगर टाइम पे, वक्त पे सब काम हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। मैं ज्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लूंगा, बस आप अपने पेरेंट्स को आज ही बता दीजिए कि फीस भरी जानी है, और स्कूल की तरफ से बता दिया गया है। और भरने के बाद में मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 बच्चे हैं जिनके अपडेट नहीं हुई, उन्होंने फीस भर भी दिया था, यहाँ पर है, दोनों बच्चे यहाँ पर है। किसी भी तरह से मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो बहुत अच्छे कर रहे हैं उनका भी नाम नहीं लेना चाहता। अच्छे कर रहे हैं, उनको पता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, टाइम से सब कुछ कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी पता है। तो अगर आप मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजोगे, तो आपकी फीस अगर आपने ऑनलाइन डिपॉजिट की है, तो उसका कई बार क्या होता है, किसने भेजा ये कंफर्म नहीं हो पाता, तो मैं कन्वे कर देता हूँ मुकेश सर को, ये तरीका है। आप स्कूल में भी भर के आते हैं तो मेरे को आपको भेजना चाहिए, ताकि वो एक तो मेरी नॉलेज में हो जाए, मैं फीस से रिलेटेड आपके पेरेंट्स को फोन ना करूं। दूसरा, अगर वो कहीं अपडेट नहीं हुआ है तो अपडेट हो जाए। तो दैट इज रिगार्डिंग द फीस। तो फीस की बात को अब हम यहीं पे विराम देते हैं, चाइना के साथ चलते हैं। भारत और चाइना के रिलेशंस को देख लेते हैं, अपनी बुक फिर से कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो बुक में हम पेज नंबर 60 के ऊपर हैं, और ये साइकिल बनी हुई है, वहीं पर चलते हैं, ठीक है ना। चाइना की साइकिल है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, ये रेड टाई के बारे में भी डिस्कस किया था। अब ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, स्कूल में कर लेंगे। बहुत कुछ स्कूल में हमको कराना है किसी ढंग से, क्योंकि करीब अभी भी 5-6 स्टूडेंट नहीं है। तो चाइना के साथ भारत के संबंध की बात करें तो पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले, यानी कि जो जो यूरोप के देश है, ब्रिटेन है, उसके मतलब पश्चिमी यूरोप की बात करें या ब्रिटेन की बात करें, ये सारा जो है चाइना का भी कुछ क्षेत्र था। पूरे चाइना के ऊपर ब्रिटेन का कभी कब्जा नहीं रहा, जैसे भारत के पूरे भारत के ऊपर कब्जा था। तो ऐसे चाइना के कुछ क्षेत्र के ऊपर ब्रिटेन का या फिर कोई भी साम्राज्यवादी ताकत कॉलोनियल पीरियड में था, ठीक है ना। तो भारत और चाइना के बीच में ऐसे पीरियड के अंदर, जो पश्चिमी साम्राज्यवाद के उदय से पहले, इससे पहले जब ब्रिटिशर्स भारत में आए या चाइना की किसी टेरिटरी के ऊपर कब्जा किया, उससे पहले की बात करें तो चाइना अपने आप में काफी समृद्ध था, और भारत भी उसी तरह से, सोने की चिड़िया बोलते थे। दोनों देश समृद्ध थे, और दोनों अपने अपने इलाके में खूब काम कर रहे थे मस्ती से, ठीक है ना। और मस्ती से कहने का मतलब अपना एक क्षेत्र था, जैसे शेर जो है ना जंगल का राजा रहता है, ऐसे चाइना अपने क्षेत्र में, और जो है भारत अपने क्षेत्र के अंदर, दोनों अपने देश क्षेत्र में राजा थे। अब ऐसे राजा थे कि नजराने तक देते थे, छोटे छोटे। तिब्बत की बात करो तो तिब्बत हो गया, चाहे आप मंगोलिया की बात करें, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो बेटा चाइना के नॉर्थ में मंगोलिया है आज के दिन, और उसके मंगोलिया के नॉर्थ में रसिया है, ठीक है ना। तो मंगोलिया हुआ, तिब्बत हुआ, वो नजराने देते थे। नजराने का मतलब जो है, जो जिससे आप डरते हो या जिसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसके यहाँ पे गिफ्ट वगैरह भेजना।
तो इतनी ताकतवर थे भारत और चाइना की बात कर रहे हैं। चीनी राजवंशों के लंबे शासन में मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन के कुछ इलाके, तिब्बत इसकी अधीनता मानते थे। हिस्टोरिकली जो तिब्बत हो, मंगोलिया हो और हिंद चीन का इलाका, जहां पर कोरिया का, जो आज दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया देखते हो चाइना के पूर्व में, तो ये सब इनके अधीन थे, चाइना के अंडर कंट्रोल में थे सारा का सारा। तिब्बत भी था। तो तिब्बत का इश्यू कैसे बना है वो आपको पता होना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत चाइना के अधीन था, ठीक है ना। तो इसके अधीनता मानते थे। भारत के भी अनेक राजवंश और साम्राज्यों का प्रभाव उनके अपने राज्य से बाहर भी था। भारत भी ऐसा नहीं था, भारत भी अफगानिस्तान तक था। भारत का शासन अफगानिस्तान तक चलता था। भारत हो या चीन, इनका अपना प्रभाव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। तो भारत का हो या फिर चाइना की बात करें, जो भारत का कल्चर है वो भारत ने जहां जहां पर जिस क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ था वहां पर उसकी छाप मिलती थी। सामाजिक जीवन की बात करो, चाहे कल्चर के अंदर बात करो, चाहे रिलीजन के अंदर बात करो, ठीक है ना। जब जहां पे भारत के राजा होते थे तो राजा जिस तरह का राजा, उसी धर्म के लोग वहां पर होते थे, उसी कल्चर को लोग अपनाते थे, ठीक है ना। तो ये सब चल रहा था और भारत अपने प्रभाव के क्षेत्रों में कभी नहीं टकराया। चीन अपना काम कर रहा है, भारत अपना काम कर रहा है। इसी कारण दोनों के बीच राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रत्यक्ष संबंध सीमित ही थे। के बीच में कोई आपस में पॉलिटिकली कोई संबंध था ही नहीं, कल्चरली कोई संबंध था ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं जब भारत में ब्रिटेन के शासन से पहले की बात कर रहा हूं। दोनों अपने अपने क्षेत्र के राजा थे। एक दूसरे, परिणाम यह हुआ कि दोनों एक दूसरे को ज्यादा अच्छी तरह से नहीं जान पाए और 20वीं सदी में दोनों एक दूसरे से टकराए तो दोनों के एक दूसरे के प्रति विदेश नीति विकसित करने में मुश्किल आए। अब दोनों देश, अब ये नेटवर्क इशू हो जाता है। एक दो हैं कि अपना नेटवर्क बचाना है, बस फ्यूचर बचे या ना बचे, नेटवर्क को बचा के पता नहीं कहाँ ले जाना है कि आज नेट बचा ले तो कल क्लास ले लूंगा और मैंने करोड़ों रुपए बचा लिए इससे। ये कंजूसी जो है ना, काम नहीं आने वाली। आदत है तुम लोगों की, कुछ बच्चों की। अब 13 में से 3 गायब हो गए, क्या पता नहीं कौन सी कैटेगरी में उनको बताया जाए। और फिर यही नेटवर्क इश्यू, सर नेटवर्क इश्यू। तो दोनों एक दूसरे के पास में आए जब यानी कि जब रिपब्लिक बन गया चाइना और जब माओ जेदांग का शासन आ गया चाइना के अंदर और दूसरी तरफ भारत आजाद हो गया, 20वीं सदी की बात है। अब दोनों में रिलेशंस बनाने थे। अब रिलेशन बन के ना दे, क्योंकि दूसरे एक दोनों को जानते नहीं, एक दूसरे के कल्चर को नहीं जानते, पहले से कोई आपस में लेवा दही नहीं है। तो ये सारी समस्याएं चल रही थी। अंग्रेजी राज से भारत के आजाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी कि दोनों मुल्क साथ आकर विकासशील दुनिया और खासतौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोनों बड़े देश हैं, आजाद हो गए, ब्रिटेन भारत से चला गया और वहां पर जो है चाइना के अंदर आपको पता है, मैंने एक बार बताया था कि जापान के साथ उनको युद्ध लड़ना पड़ा था। दूसरा, उनकी नेशनलिस्ट पार्टी थी जो कि डेमोक्रेसी चाहती थी चाइना में। तो यहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी माओ जेदांग की, उनको उनके साथ युद्ध करना पड़ा था। अब ये सारा सब कुछ सॉल्यूशन हो चुका था, चाइना में भी शांति आ गई, भारत भी से अंग्रेज विदा हो गए थे। अब इस पीरियड में दोनों को एक साथ मिलके एशिया के बारे में सोचना था, ना सिर्फ अपने बारे में, क्योंकि पूरा का पूरा जो है एशिया के अंदर 2 महाशक्तियां हैं, चाइना और भारत। दोनों महान शक्तियां रही है, ऐतिहासिक रूप से रही है। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष ने इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा बहुत दिनों तक नहीं चला, फिर हमारा जो है शुरू हो गया। अब आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं अरुणाचल प्रदेश की क्या कहानी है, ठीक है ना। ये बात है जब भारत आजाद नहीं हुआ था, जब भारत के ऊपर
ब्रिटेन का शासन था। तो ब्रिटेन ने और तिब्बत ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया था, सिमला कॉन्वेंशन के नाम से जानते हैं उसको। सिमला समझौता नहीं है, याद रखना बेटा, वो सिमला समझौता नहीं है, ये सिमला कॉन्वेंशन है। तो एक हमारे बीच में, भारत और तिब्बत के बीच में इनफैक्ट एक रेखा खींच दी गई, जिसको आप, इमेजिनरी लाइन है वो, जिसको आप मैकमोहन लाइन के नाम से जानते थे, ठीक है ना। वो नेफा, बेसिकली देखो नेपाल आ जाता है, नेपाल के आगे की बात है भूटान, सिक्किम और भूटान के बाद में जो पूर्व का इलाका है, वहां की मैं बात कर रहा हूं। दैट वाज द मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन डिफाइन करती थी भारत का हिस्सा कहां तक है और उसके बाद में तिब्बत कहां तक है, ठीक है। ये भारत और तिब्बत की बात थी। अब चाइना बीच में आ गया जब भारत आजाद हो गया, क्योंकि उसको शांति है अभी, उनके देश में वो सिविल वार खत्म हो चुकी है, रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो चुका है, गणतंत्र, ठीक है ना। अब चाइना बोल रहा है कि भाई हमसे क्यों नहीं पूछा। अब भारत से इस बात पे अरुणाचल प्रदेश को लेकर कभी बोलता है, कभी बोलता है सिक्किम हमारा पार्ट है। तो हम बोलते हैं भाई कैसे आपका पार्ट है, तो हम तो बस दिखाते हैं वो वाला जो हमको जो विरासत में मिला, हमको विरासत में मिला ये तो सब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ने तो खुद हमारे साथ में एग्रीमेंट किया है। सिक्किम के जो उस टाइम में मोनार्क थे, उन्होंने तो खुद सिक्किम को भारत के साथ मिलाया है। तो फिर चाइना अपनी इतिहास उठा के दिखाता है कि बोला जो शिमला कॉन्वेंशन हुआ तब तिब्बत तो हमारे कब्जे में था, तो तिब्बत के साथ में आपने क्यों समझौता किया, आपने मतलब ब्रिटेन ने हमको थर्ड पार्टी क्यों नहीं बुलाया। कहानी समझ गए। अरुणाचल प्रदेश और जो अक्साई चीन का समस्या क्या है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से जो फैसला, जो समझौता हुआ वो ब्रिटेन के साथ में और तिब्बत के साथ हुआ था, क्योंकि चाइना का तो बॉर्डर हमारे साथ लगता ही नहीं था, तिब्बत के साथ हुआ था। और तिब्बत के अंदर दलाई लामा का शासन था, और वो समझौता दलाई लामा को एग्री था और हमें एग्री था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन अब चाइना बोलता है कि हमसे क्यों नहीं पूछा गया, क्योंकि तिब्बत तो हमारा हिस्सा था, आपने तिब्बत के साथ समझौता करना ही नहीं था। ब्रिटेन, हम बोलते हैं कि ये तो हमको विरासत में मिला है, ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ था। ये बात क्लियर हो गया। अरे तिब्बत का क्या प्रॉब्लम है, अरुणाचल प्रदेश का क्या समस्या है, अक्साई चीन का क्या समस्या है, समझ में आ गई। अरे आ गया बेटा। 14 बेटा में से एक बेटे का आ रहा है कि बोला हाँ सर आ गया। 3 बच्चों का, 4 बच्चे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे, 7। अब 7 में से 7, 8 मैसेज, 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 मैसेज। ठीक है। खैर, तो ये तो था चाइना और तिब्बत को लेकर, जो भारत और चाइना के बीच में विवाद को लेकर चल रहे थे। तो अब अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए बेटा। ये बोलता है अंग्रेजी राज से भारत के आजाद होने और चीन द्वारा विदेशी शक्तियों को निकाल बाहर करने के बाद यह उम्मीद जगी थी कि दोनों मुल्क एक साथ आकर विकासशील दुनिया और खास तौर से एशिया के भविष्य को तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कुछ समय के लिए हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लोकप्रिय हुआ। सीमा विवाद पर चले सैन्य संघर्ष में इस उम्मीद को समाप्त कर दिया। आजादी के तत्काल बाद 1950 में चीन द्वारा तिब्बत को हड़पने और भारत चीन सीमा पर बस्तियां बनाने के फैसले से दोनों देशों के बीच संबंध एकदम गड़बड़ा गए, ठीक है ना। तिब्बत के ऊपर चाइना ने आक्रमण कर दिया, कब्जा कर लिया, भारत को अच्छा नहीं लगा और कुछ बस्तियां बसा दी अपने जो बॉर्डर के साथ में। भारत और चीन दोनों देश अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाके और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर प्रतिस्पर्धी दावों के चलते 1962 में लड़ाई हुई, ठीक है ना। दोनों के बीच में 1962 में युद्ध हुआ और ये वाला लद्दाख का अक्साई चीन याद होना चाहिए तुम्हें,
और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर दोनों देशों के बीच में, साथ ही साथ ये भी है कि दलाई लामा वाला इशू भी था, ठीक है ना, कि हम लोग दलाई लामा को सपोर्ट कर रहे थे, उनको शरण दे रहे थे, तो शेल्टर दे के रखा हुआ था। 1962 के युद्ध में भारत को सैनिक पराजय झेलने पड़ी, हार गया भारत। भारत और चीन संबंधों पर इसका दीर्घकालिक असर हुआ। 1976 तक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध समाप्त ही रहे, यानी कि 62 से लेके 76 तक कोई हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे ही नहीं, बिल्कुल खत्म। भारत को बहुत बड़ा एक शौक लगा इस चीज का और उन्होंने कोई संबंध बनाया नहीं। 1970 के दशक के उत्तरार्ध में चीन का राजनीतिक नेतृत्व बदला। अब चीन में भी जो है, जो उनकी कमांड है बदल चुकी थी, मतलब वहां का जो नेतृत्व है, जो उनकी चाइना की सरकार है वो बदल चुकी है। और अब ये बात समझा कि जो वैचारिक मुद्दे हैं इनसे दूर चल के हमको चलना चाहिए। जो प्रमुख बातें हैं व्यवहारिक, प्रैक्टिकल रहने का मतलब ये है कि ठीक है इश्यू है, उन सबको एक तरफ रखते हैं, फिर भी हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं वो काम करते हैं। तो आप समझ गए, व्यवहारिक का मतलब प्रैक्टिकल बन के चल रहे हैं, नहीं तो दोनों देशों को लॉस होने वाला है, ये बात समझ में आ गई, राइट। इसलिए चीन और भारत के संबंध सुधारने के लिए विवादास्पद मामलों को छोड़ने को तैयार हो गए। भारत ने भी कहा कि ठीक है, जिन बातों के ऊपर, मैटर के ऊपर डिस्प्यूट है उनको साइड में रखते हैं, बातचीत करते हैं। 1981 में सीमा विवाद को दूर करने के लिए बातें शुरू हुई। 1981 में हमने बताया बातें शुरू हो गई। डिप्लोमेटिक मेजर्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, विश्वास बहाली करने के लिए कोशिश शुरू हुई। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद चीन से भारत और चीन के संबंध महत्वपूर्ण बदलाव आ गया। अब शीत युद्ध खत्म हो चुका है, ठीक है, अब चेंजेस आ रहे हैं दोनों के रिलेशंस में। अब इनके संबंधों का रणनीतिक ही नहीं आर्थिक पहलू भी है। अब ये बात समझ में आ गई कि भाई अगर आगे बढ़ना है तो दोनों देश बराबर के हैं, और दोनों देश के संबंध अगर नहीं, व्यापारिक संबंध हमने तोड़ दिए तो जो है बहुत अच्छा नहीं है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। दोनों को ये बात समझ में आ गई। दोनों ही खुद को विश्व राजनीति की उभरती शक्ति मानते थे। दोनों ही एशिया की अर्थव्यवस्था और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते थे। भारत हो या चाइना, एशिया ही नहीं सिर्फ वर्ल्ड के अंदर अपने आप को दिखाना चाहते थे कि कुछ पावर है हमारे पास, कुछ कर सकते हैं। दिसंबर 1988 में राजीव गांधी द्वारा चीन का दौरा करने से भारत और चीन को संबंधों को सुधारने के लिए प्रयासों को बढ़ावा मिला। राजीव गांधी गए 1988 में बता चुके हैं। सीमा पर अब ये शुरू हो गई है जिनकी प्रॉब्लम है, क्या शब्द है खुद डिसाइड करके बताओ। जो लोग प्रेजेंट हैं वो बताओ, जो लोगों का इनका जो प्रॉब्लम है ना, जो सिर्फ ये 20 मिनट से ज्यादा इनको कहीं एक जगह स्टेबल रह नहीं सकता इनका माइंड, क्या कहा जाए, प्रॉब्लम है। तो सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाने के उपायों की शुरुआत की गई। राजीव गांधी गए, बोले थे कि भाई बॉर्डर के ऊपर एकदम स्टेटस को मेंटेन रहना चाहिए। स्टेटस को मतलब चाइना जहां पर है, चाइना अपने क्षेत्र में रहे, भारत अपने में रहे, एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्र के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे। दोनों देशों ने सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापारिक सहयोग, सीमा पर 4 पोस्ट खोलने के समझौते भी हुए। अब हमने कुछ रास्ते भी जो तिब्बत के थ्रू, चीन तिब्बत पे उनका कब्जा हो चुका है। तिब्बत का मतलब जब आप बात करेंगे तो मतलब चाइना, तो अब चाइना ने आकर जो है तिब्बत के क्षेत्र से भारत के अरुणाचल प्रदेश में एक नथुला पास है और कई सारे पासेस हैं, उनसे व्यापार को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पास बेसिकली बेटा जैसे 2 पहाड़ियां हैं ऊंची ऊंची, और इन पहाड़ियों के बीच में एक वैली है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी सालों तक पानी बहने की वजह से किस तरह से वो जो काफी नीचा हो गया है, वहां से आवागमन कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, आ सकते हो, जा सकते हो, तो उनको हम पासेस बोलते हैं। ऐसे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पासेस हैं, आपके वेस्टर्न घाट्स में है, अगर आप पास करके डाल के देखोगे तो आपको पता लगेगा।
तो दिसंबर 98 में हो गया दोनों देशों के बीच में। अब टाइम आ जाता है 1999 का। 1999 में भारत और चीन के बीच व्यापार 30% सालाना की दर से बढ़ रहा था, ठीक है ना। हर साल 30% व्यापार बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच में, बहुत बड़ी बात थी। तो गर्मजोशी के साथ में दोनों देश पास में आए। चीन और भारत के बीच 1992 में 33 करोड़ 80 लाख डॉलर का बाइलेटरल ट्रेड हुआ। दोनों देश के बीच में 33 करोड़ 80 लाख का बाइलेटरल व्यापार हुआ। 17 में बढ़कर ये 84 अरब डॉलर हो चुका था। तो इस तरह से भारत और चीन आपस में ट्रेड के रिलेशंस में आगे बढ़ते जा रहे थे। कल फिर बात करेंगे। याद करते हुए अपने पेरेंट्स को बता दें कि फीस का डिपॉजिट हर महीने की तारीख 1 से 10 तारीख के बीच में फीस डिपॉजिट होना है। कोई शंका नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आज की क्लास खत्म करना चाहेंगे। अगर किसी की तरफ से जितना आज पढ़ाया गया उसके बारे में कोई डाउट है तो प्लीज आप बता सकते हैं मेरे पास में। बाद में भी आप ड्रॉप कर सकते हैं कोई मैसेज, नहीं तो आप एग्जिट कर सकते हैं। गौरव अपने फादर को बोलो, ठीक है। फादर को बताइए अपने को बेटा। पहले तो गौरव मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं बेटा, अभी तो बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है, अपनी भाषा में सुधार कर ले। नहीं, मेरे सबसे पहला टारगेट तू ही होगा। स्कूल खुलते ही, स्कूल खुल ही रहा है 16 तारीख को। इतना बच्चा नहीं है कि तू जो बातें जिस तरह से करता है। सॉरी सर जी नहीं है। सॉरी जब होती है बेटा गलती जानबूझ के नहीं की जाती हो, तुम तो जानबूझ के बोलते हो ये सब भाषा, ठीक है। पेरेंट्स को बताइए फी भरेंगे ना, ठीक है बेटा। और तुम ग्रुप में ऐड नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्योंकि तुमने खुद ग्रुप से एग्जिट किया है, तो आप दोबारा से खुद ही रिक्वेस्ट डालोगे। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, ग्रुप में ऐड नहीं हो रहा है आपका नंबर, डेली कोशिश कर रहा हूं। आप दूसरे नंबर से कर लो ग्रुप में ऐड। तुम खुद गलतियां करते हो, एग्जिट करते हो, सब कहीं ब्लॉक करते हो, तो तुम्हें झेलना पड़ेगा उसका, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्लास हो रही होगी ज्योग्राफी की। क्यों हिना, ज्योग्राफी नहीं है बेटा? सर